Assalamu alaikum everyone. Welcome to the series of revision lectures of summary lectures of CFAP 3 SPM. Strategy, IT और marketing का एरिया मुकम्मल करने के बाद the next area that we have is performance analysis and measurement. और ये इसी revision lectures, summary lectures की series का part है, playlist का part है. Performance analysis and measurement देखें एक ऐसा एरिया है जो SPM की यानी कि ICAP की नई स्कीम के साथ, पहले इसका नाम BMS था, अब SPM हुआ है. SPM के साथ एक नई ग्रिड ऑल टुगेदर जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई है और ये एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर ICAP का फोकस हर अटेम्प्ट में होता है. ठीक है, अब तक जितनी दफ़ा भी इसका एग्जाम लिया गया है हर बार परफॉर्मेंस एनालिसिस, परफॉर्मेंस मेजरमेंट का क्वेश्चन हमारे सामने ज़रूर मौजूद होता है और एक कंपलसरी ग्रिड के तौर पर ICAP इसको जो है वो हमारे पास टेस्ट करता है. समरी करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये आपके लिए एरिया जो है वो लाजिम व मलजूम है. आप किसी भी तरीके से इस एरिया को किसी भी तरीके से जो है वो फॉरगो नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं और मुकम्मल तौर पे इसको जो है वो सही तरीके से कवर करने की और इसके सवालात सॉल्व करने की जो है वो कोशिश करेंगे. ठीक है, इसकी क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना काफ़ी हद तक ज़रूरी है ताकि एग्जाम में जब इस तरह की कोई चीज़ आए तो वी आर वेल प्रिपेयर्ड और वेल इक्विप्ड कि हम इस तरह के किसी क्वेश्चन को टैकल कर सकें और उसके साथ जो है वो डील कर सकें. सर, परफॉर्मेंस एनालिसिस के अंदर हमारे पास प्राइमरली दो पार्ट्स में हम इसको तोड़ सकते हैं. एक हमारा फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है, ठीक है, और दूसरा हमारा नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है. फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में हमारे फाइनेंशियल रेशियोज आ जाते हैं, हमारी कैलकुलेशंस आ जाती हैं. ठीक है, और नॉन फाइनेंशियल चीज़ों के अंदर हमारे इंडिकेटर्स आ जाते हैं, KPIs एक्सेट्रा, ये वाली सारी चीज़ें आ जाती हैं. अभी हम इनको इंशाल्लाह ताला डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें ये समझने की ज़रूरत है कि दोनों तरीके की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी और इस इन्फॉर्मेशन से हमें करना क्या है, हमें एक स्टोरी टेलिंग करनी है. स्टोरी इस तरह से बतानी है कि भाई ये बिजनेस किस तरफ जा रहा है, वेयर इज दिस बिजनेस एक्चुअली हेडिंग टुवर्ड्स. ये बिजनेस एक्चुअली किस तरफ जा रहा है और क्या इसकी सूरत हाल जो है वो बन रही है. चाहे वो नंबर्स हो, चाहे वो नॉन फाइनेंशियल डेटा हो, इट शुड टेल वेयर द बिजनेस इज हेडिंग टू, वेयर द बिजनेस इज गोइंग बेसिकली. रेशियोज की अगर मैं बात करूं तो सर रेशियोज हमारे पास फिर चार तरीके के निकल के आते हैं: प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, एफिशिएंसी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज और इन्वेस्टर और गियरिंग रेशियोज. ये वो रेशियोज हैं जो आपने बचपन में रिपोर्टिंग में भी पढ़े हैं, कैफ के लेवल पे आपने जो WFR के लेवल पे भी देखे हैं, आपने फाइनेंशियल एनालिसिस जहाँ जहाँ किया है वहाँ वहाँ आपने ये रेशियोज देखे हैं. प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये चीज़ें आ जाती हैं. एफिशिएंसी के अंदर हमारा एसेट टर्नओवर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पेबल डेज, इन्वेंट्री डेज, रिसीवेबल डेज, ये आ जाती हैं. लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर हमारे पास करंट रेशियो, क्विक रेशियो, एसेट रेशियो, ये चीज़ें आ जाती हैं. और इन्वेस्टर गियरिंग रेशियोज के अंदर हमारा EPS, डिविडेंड यील्ड, अर्निंग्स यील्ड, इस तरह के रेशियोज जो है आ जाते हैं. मैंने समरी में तमाम रेशियोज यहाँ पे मौजूद रखे हुए हैं. इनके मतलब भी आप जानते हैं और इनका यूजेज भी जानते हैं, लेकिन बस सवालों में इन्हें अप्लाई करने की ज़रूरत है. जितना जल्दी आप सवालात में इन्हें अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके इनकी इंटरप्रिटेशन को किसी सिचुएशन पर लिखेंगे, उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इन रेशियोज को कैसे इस्तेमाल करना है, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए. जितना भी अवेलेबल डेटा है आपके पास आप उसे पिक करें एंड देन थिंक ऑफ ऑल द पॉसिबल रेशियोज, ऑल पॉसिबल रेशियोज. जितने पॉसिबल रेशियोज आपके जहन में आते हैं आप वो कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करने के बाद देखिए कि बिजनेस आपको क्या बता रहा है. इज इट गोइंग इनटू अ गुड ट्रेजेक्ट्री और इट इज गोइंग इनटू अ बैड ट्रेजेक्ट्री. क्या ट्रेजेक्ट्री है, किस तरीके से बिजनेस हमारा जो है वो ऑपरेट कर रहा है. इफ यू आर गिवन डेटा फॉर मोर देन 1 year यू शुड मेजर चेंजेस ओवर टाइम. अगर 1 साल से ज्यादा का डेटा है आप ईयर ऑन ईयर चेंज निकालें. इफ यू आर गिवन फाइनेंशियल डेटा अबाउट अ कंपेटिटर, इंडस्ट्री के बारे में कोई डेटा दिया हुआ, यू शुड ट्राई टू मेक अ कंपेरेटिव एनालिसिस. अगर इंडस्ट्री के बारे में दिया हुआ है इंडस्ट्री से कंपेयर करो, लास्ट ईयर का डेटा दिया हुआ है लास्ट ईयर से कंपेयर करो. एंड इफ यू आर गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस एंड टारगेट्स, यू शुड ट्राई टू कैरी आउट न्यूमेरिकल एनालिसिस टू द एक्सटेंट टू विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑन ट्रैक फॉर मीटिंग इट्स टारगेट्स. अगर आपको बजट दिया हुआ है कि जी ये बजट था, ये एक्चुअल है, तो बजट से कंपेयर करके देखो कि एक्चुअल में आप कहाँ तक पहुंचे और किधर तक ये सारी चीज जो है वो मुकम्मल हुई, कहाँ तक आपने जो है वो बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया. फाइनेंशियल रेशियोज पे बड़ी अच्छी हमारी ग्रिप होनी चाहिए. SPM एज ऑफ टुडे, जब ये वीडियो बन रही है अभी तक तो ये ओपन बुक नहीं हुआ है, तो सिंस ये ओपन बुक नहीं है तो हमारे पास रेशियोज वगैरह देखने की कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी. इसलिए हमें थोड़ा सा इन रेशियोज को जहन में रखना है और जितनी भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है अप्लाई एज मच एज यू कैन. जितने भी मार्क्स आपको इजाजत देते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको इजाजत देती है, आपने देखना है कि कौन कौन से रेशियोज कैलकुलेट हो रहे हैं और उनकी इंटरप्रिटेशन क्या बन रही है. ठीक है, फाइनेंशियल में हमारा पर्सपेक्टिव यही होना चाहिए कि हम देखें कितने पॉसिबल रेशियोज लग रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या हमें पता चल रहा है. कहीं पर होता है कंपनी के मार्जिन अच्छे होते हैं लेकिन वॉल्यूम और क्वांटिटी इतनी अच्छी नहीं होती. हम कहते हैं जी GP मार्जिन तो बड़ा अच्छा है
लेकिन आपका रेवेन्यू आपकी कंपटीशन की कंपैरिजन में बहुत छोटा है, यानी आप क्वांटिटी बहुत कम सेल कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मार्जिन थोड़े से कम होते हैं इंडस्ट्री से, लेकिन हम वॉल्यूम बहुत बड़ा सेल कर रहे होते हैं। तो वहां पे हमने देखना है कि हमारी कॉस्ट में क्या गड़बड़ हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि रेवेन्यू जिस परसेंटेज से बढ़ रहा होता है, कॉस्ट उससे ज्यादा परसेंटेज से बढ़ रही होती है। इसका मतलब कॉस्ट पे हमारा इतना अच्छा कंट्रोल नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ऑपरेटिंग एडमिन एक्सपेंसेस इन्फ्लेशन से भी ज्यादा रेट से इंक्रीज कर रहे होते हैं। इसका मतलब वहां पे हमारी इनएफिशिएंसीज होती है, वहां पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि वेस्टेजेस बहुत ज्यादा नजर आ रही होती है, तो वहां पे हमें समझना होता है कि भाई वेस्टेज इतनी क्यों आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे स्टैंडर्ड रेट्स जो हमने बजट बनाते वक्त स्टैंडर्ड रेट्स यूज किए थे, वो बहुत पुराने रेट्स होते हैं, बहुत पहले के होते हैं, उनको रिवाइज नहीं किया हुआ होता, तो बार बार आपका अनफेवरेबल वेरिएंस आ रहा होता है। बार बार आपका ऐसा वेरिएंस आ रहा होता है जो दिखा रहा होता है कि जी बिजनेस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हमें क्या करना है, हमें इन इन चीजों को पहले कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करके एनालाइज करना है कि भाई ये बोल क्या रहे हैं, और फिर इंटरप्रेट करना है स्टोरी को। और इंटरप्रेट करने के बाद आप इंटरप्रेट कह लें या इवेल्युएट कह लें, आपने अपने सवाल के अंदर इसको प्रेजेंट करना, अपने जवाब के अंदर इसको प्रेजेंट करना। सो देयर इज बेसिकली अ 4 स्टेप अप्रोच। सबसे पहले आप नंबर्स को कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने के बाद एनालाइज करें, एनालाइज करने के बाद इंटरप्रेट करें कि ये स्टोरी आपको क्या बता रहे हैं, और फिर उसके बाद आपने इन्हें इवेंचुअली अपने आंसर में प्रेजेंट करना है। जितने सवालात में अप्लाई करेंगे उतना इंशाल्लाह ताला आपके लिए यहाँ पे जो है वो बेहतर होगा। तो ये हमारे फाइनेंशियल रेशियोज की एक तरीके से एक अप्रोच हो गई। फिर आ जाते हैं सर नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट की तरफ। यहाँ पे क्या होता है, आपके क्वालिटेटिव फैक्टर्स असेस होते हैं। आपकी यहाँ पर एक क्वालिटेटिव असेसमेंट होती है कि भाई क्वालिटेटिवली चीजें जो है वो कैसी चल रही हैं और किस तरीके से। और क्वालिटेटिव में क्या आता है सर, क्वालिटेटिव में 3-4 डायमेंशन आते हैं। आपके कस्टमर आपसे कितना खुश है, कस्टमर लॉयल्टी ब्रांडिंग आपकी कैसी है, आपके एम्प्लॉयज आपसे कितना खुश है, आपके सप्लायर्स आपसे कितना खुश है, कंपनी ओवरऑल पर्सपेक्टिव में अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभा रही है, कैसे नहीं निभा रही, आउटपुट की क्वालिटी कितनी अच्छी है, कस्टमर कितना पसंद करता है आपके प्रोडक्ट को, आपके लोगों की वर्क लाइफ बैलेंस कितना अच्छा है, उनकी रिस्पॉन्सिवनेस एजाइल वो कितने ज्यादा हैं, इनोवेट वो कितना जल्दी करते हैं, रिसोर्सेज आप कितने अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, एट द सेम टाइम कितने आप कंपेटिटिव हैं, कितना। अब जैसे कोविड आया था 2020 में, बहुत सारी कंपनीज ने ओवरनाइट चेंज किया, बहुत सारी नहीं कर पाई, जो नहीं कर पाई वो खत्म हो गई, सफाई ऐसे सिमट गई। जो वक्त पे अपने आप को चेंज कर पाई, अडॉप्ट कर पाई, वो कंपनीज आगे बढ़ गई। तो कितना आप रिस्पॉन्सिवनेस है आपके अंदर, कितना एजाइल है, कितना जल्दी चेंज को अडॉप्ट कर लेते हैं, कितनी टीम आपकी रिस्पॉन्सिव है, ये सारी चीजें बहरहाल यहाँ पे जो है वो हमारे पास इसके अंदर यहाँ पे जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, इन सबको असेस करना नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के अंदर आता है, जिसके अंदर आपकी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स या केपीआईज, नॉर्मली आपको 2 नाम मिलेंगे। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स का मतलब है आपकी सक्सेसफुल होने की वजह, और केपीआईज जो आपके सालाना टारगेट्स होते हैं जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए अचीव करने होते हैं, सक्सेसफुल होने के लिए अचीव करने होते हैं। जैसे आपका मिसाल के तौर पर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है कि जी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो उसके पीछे केपीआई क्या है, केपीआई के ये है कि भाई आप बेस्ट मटेरियल जो है वो लीस्ट प्राइस के ऊपर बाय करते हैं, बेहतरीन प्रोक्योरमेंट करते हैं। तो कंपेरेटिवनेस के अंदर आ जाता है हमारी सेल्स ग्रोथ वगैरह, प्रोडक्ट की सर्विस वगैरह। रिसोर्स यूटिलाइजेशन के अंदर आ जाता है कि हम कितना एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस हमारी कितनी अच्छी है, हमारा कस्टमर हमसे कितना सेटिस्फाइड है, हमारे एम्प्लॉयज का वर्क लाइफ या क्वालिटी वर्क लाइफ कितना अच्छा है, वो कितना जल्दी इनोवेट करते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस यानी चेंज, चेंज को कितना जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसा तो नहीं हाय हाय करके बैठ के रो रहे हैं कि जी चेंज आ गया, अब हम कैसे करेंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम किस तरह चीजों को लेके आगे चलेंगे। नहीं, रिस्पॉन्सिवनेस कितनी है। क्वालिटी ऑफ आउटपुट, आउटपुट कितना अच्छा आपका निकलता है, यानी कस्टमर से रिटर्न्स कितने आते हैं, कितने रिजेक्ट हो जाते हैं, रीवर्किंग की कॉस्ट क्या आती है, वारंटी की कॉस्ट क्या आती है। अगर आउटपुट की क्वालिटी अच्छी है तो फिर ये सारी चीजें क्या होंगी, ये सब कम होगा। रिटर्न, सेल्स रिटर्न भी कम आएगा, क्वालिटी ऑफ आउटपुट भी अच्छा होगा, बहुत ज्यादा मसले मसाइल भी नहीं होंगे, वारंटी के क्लेम्स वगैरह भी नहीं आएंगे। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, कितना आप फ्लेक्सिबल है, प्रोडक्ट सर्विस इंट्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोडक्ट सर्विस मिक्स फ्लेक्सिबिलिटी, वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जैसे जैसे एनवायरनमेंट में कोई नई रिक्वायरमेंट्स आती हैं तो उन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप कितना जल्दी फ्लेक्सिबली अपने आप को चेंज करते हैं। कभी कोई गुड्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा आ गई तो क्या आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, कभी कम आई तो क्या आप फैक्ट्री को कुछ टाइम स्लो उस पर चला सकते हैं, कितने फ्लेक्सिबल हैं आप। तो वो बहरहाल यहाँ पे जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी वाला एंगल आ जाता है। कभी एग्जाम में सवाल आए, आपको क्वालिटेटिवली एनालाइज करना हो, तो ये लिस्ट है आपके सामने, इसके ऊपर कंपनी को एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा। इट्स नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, आई नो, लेकिन ये आपको काफी हद तक हेल्प करेगा समझने में कि कंपनी नॉन फाइनेंशियली
कितना अच्छा ऑपरेट कर रही है। फिर से नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का या फाइनेंशियल इवैल्यूएशन का भी, नॉन फाइनेंशियल का भी, बोथ एक तरीका होता है बेंचमार्क, बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, दोनों का एक तरीका होता है बेंचमार्किंग। सर बेंचमार्किंग का क्या मतलब है? बेंचमार्किंग का क्लियर मतलब है टू कंपेयर, कंपेरेटिव एनालिसिस। आप कंपेयर करते हैं अपने आप को दूसरों के साथ। कभी कभी आपके डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को इंटरनली कंपेयर करते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरनल बेंचमार्किंग। कभी कभी आप अपने कंपेटिटर्स से अपने आप को कंपेयर करते हैं, कंपटीशन से कंपेयर करते हैं, इसको कहते हैं कंपेटिटिव बेंचमार्किंग। और कभी कभी कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो आपके कंपेटिटर्स नहीं होते, दूसरी कंपनीज की इस तरह की सेम एक्टिविटीज, जैसे आपने अपने ऑपरेशंस को दूसरी कंपनी के ऑपरेशन से लिंक किया, अपने वेस्टेज को दूसरी कोई और कंपनी के वेस्टेज से लिंक किया, ये जेनेरिक बेंचमार्किंग कहलाती है, ठीक है ना, ये जेनेरिक बेंचमार्किंग कहलाती है। जैसे कि for some activities the process might be so unique that there may not be competitive or activity benchmarks available. In these cases a conceptually similar process is sought as a benchmark. For example, tunneling is conceptually similar to explorations in volcanic thrust. बड़ी मुश्किल से इन्होंने यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर कोई रोड की टनलिंग की जा रही है तो वहां पे वोल्केनिक क्रस्ट के बेंचमार्क के साथ उसको कंपेयर किया जा सकता है। मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी है जो ना इंटरनली अवेलेबल है ना कंपटीशन के पास अवेलेबल है, किसी और कंपनी के किसी और प्रोसेस से मिलती जुलती है, तो वहां पर आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। बहरहाल बेंचमार्किंग का सिंपल मतलब है अपने आप को किसी और से कंपेयर करके देखना कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी गलतियां कहाँ पर हैं, हम कहाँ बेहतर कर सकते हैं। तो किसी एक को आप बेंचमार्क रखते हैं और उस बेंचमार्क के अगेंस्ट अपने आप को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है ना, ये बेंचमार्किंग के अंदर आ जाता है। फिर नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेशन के अंदर एक बड़ा एंगल हमारे पास बैलेंस्ड स्कोर कार्ड का है। द वर्ड सजेस्ट बैलेंस्ड, ये कहते हैं सर आप तमाम चीजों को साथ लेकर चलें। अब इन तमाम चीजों में क्या क्या शामिल है? इन तमाम चीजों में हमारे पास शामिल है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, जाहिर है सर शेयर होल्डर्स कमा के दे रहे हैं या नहीं कमा के दे रहे शेयर होल्डर्स को, ये आ जाता है हमारा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव कि हम पैसा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। दूसरा कस्टमर पर्सपेक्टिव, सर आपका कस्टमर आपसे खुश है या नहीं है, कस्टमर खुश है या नहीं है। तीसरा इनोवेशन पर्सपेक्टिव, क्या आप वक्त के साथ साथ अपने आप को बदल रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं। और फिर इंटरनल पर्सपेक्टिव, यानी आपके प्रोसेसेस, आपके एम्प्लॉयज, आपकी मशीनरी वगैरह ये कितने अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रही है। तो बैलेंस स्कोर कार्ड कहता है कि आपको सिर्फ एक चीज में कामयाब नहीं होना, आपको तमाम चीजों में कामयाब होना है, या तमाम चीजों को बैलेंस में लेके चलना है, ऑल फोर फैक्टर्स। अच्छा देखो ये बात सही है कि जरूरी नहीं है कि आप हर चीज के अंदर बराबर ही अच्छे हो। कभी कभी कुछ कंपनीज के कस्टमर्स बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, इतने इनोवेटिव नहीं होते वो। कभी कभी वो इनोवेटिव बहुत होते हैं लेकिन उनके इंटरनल प्रोसेसेस इतने अच्छे अलाइंड नहीं होते। कभी कभी प्रोसेसेस बड़े अच्छे अलाइंड होते हैं लेकिन कमा नहीं पा रहे होते हैं बेचारे, सेल्स वेल्स नहीं आ रही होती इतनी अच्छी। तो होता है, एक ट्रेड ऑफ होता है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल ही एक फैक्टर को ऑल टुगेदर इग्नोर कर दें। ऑल टुगेदर इग्नोर करने वाली कहानी नहीं होनी चाहिए कि आपने एक फैक्टर को ऑल टुगेदर छोड़ दिया है कि नहीं जी इसके बारे में तो सोचना ही नहीं, ये तो जरूरी नहीं है। जैसे पुराने जमाने में होता था कि कंपनीज इनोवेशन के बारे में तो सोचती ही नहीं थी। इंडस्ट्रियल एज वगैरह में देखिए आप, कहती थी लेबर है, गधा मजदूर है, इनसे काम कराओ, कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचाओ, बस। ये चेंज वेंज होना और वक्त के साथ आगे बढ़ना ये क्या है, बस ऐसे ही दुनिया चलती रहेगी जैसे चलती रहती। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लोगों का इस तरह का माइंडसेट हो गया था कि जी दुनिया तो क्या चलेगी, बस जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी, कोई मसला नहीं। तो बैलेंस स्कोर कार्ड सिंपल और आसान 2 मिनट की समरी के अंदर ये बताता है कंपनी को हर पर्सपेक्टिव को इवैल्यूएट करना। अब यहाँ पे देखो मैंने समरी के अंदर क्या किया है, मैंने हर पर्सपेक्टिव के लिए एक सवाल बना दिया। जैसे यहाँ पर हाउ डज द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट वैल्यू फॉर इट्स ओनर्स, शेयर होल्डर्स को कैसे फायदा होता है। व्हाट डू कस्टमर्स वैल्यू, कस्टमर को जो चीज पसंद है वो कैसे प्रोवाइड की जाती है। हाउ कैन द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू टू इम्प्रूव एंड क्रिएट वैल्यू, वक्त के साथ ये चेंज कैसे होंगे। एंड टू अचीव इट्स फाइनेंशियल एंड कस्टमर ऑब्जेक्टिव्स व्हाट प्रोसेसेस मस्ट बी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म विद एक्सेलेंस, वो कौन सी इंटरनल चीजें हैं जो एक्सेलेंस के साथ करनी है। ये 4 सवाल मैंने आपको दे दिए। अगर ये सवाल आपके जहन में है तो आप इंशाल्लाह ये जरूर याद रख लेंगे एग्जाम में कि हमें इस पर्सपेक्टिव में लिखना क्या है या बताना क्या है, बेसिकली क्या चीज इस पर्सपेक्टिव के अंदर जो है वो कवर हो रही है, ठीक है। तो ये बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर आता है, हर जगह पे आपको बैलेंस क्रिएट करना है, आपके शेयर होल्डर्स, आपके कस्टमर्स, आपके एम्प्लॉइज, आपकी इनोवेशन, आपके प्रोसेसेस, हर चीज बड़ी अच्छी से आपकी फोकस में होनी चाहिए। अगर आप एक बैलेंस क्रिएट करेंगे तो एक अच्छी कंपनी बन जाएगी। परफॉर्मेंस पिरामिड के अंदर यही बात
यही बात परफॉर्मेंस पिरामिड के अंदर थोड़े से अल्फाज बदल के और थोड़ा सा एक डायग्राम को चेंज करके हमें बताया गया। देखो परफॉर्मेंस पिरामिड के अंदर क्या है, परफॉर्मेंस पिरामिड के अंदर दो चीजें हैं, एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस और इंटरनल एफिशिएंसी। एक तरफ वो कहता है कि आपने इंटरनली अच्छा रहना है। अब इंटरनली क्या आता है, इंटरनली आता है सर इनोवेशन, और इंटरनली दूसरा क्या आता है, इंटरनली आता है प्रोसेस। और दूसरा वो कहता है कि आपने क्या रहना है, आपने एक्सटर्नली आपने जो है इफेक्टिव इफेक्टिव रहना है, यानी कि आपके कस्टमर्स आपसे खुश रहने चाहिए। और बहुत हद तक जो शेयर होल्डर्स का एंगल है वो भी इंटरनल के अंदर ही फॉल करता है। आपके कस्टमर्स बड़े आपसे सेटिस्फाइड होने चाहिए। अब देखो उसने क्या किया, इसने बोला अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओगे, सुनना 4 जुमलों में ये परफॉर्मेंस पिरामिड समझ में आ जाएगा। अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओगे, टाइम पे डिलीवर करोगे, साइकिल टाइम का मतलब है कोई चीज को चेंज करना, कितना जल्दी आप बना लेते हैं, एक बैच प्रोडक्ट्स का कितना जल्दी बन जाता है, या जब कोई माशरे में चेंज आता है तो वो चेंज कितना जल्दी आप अडॉप्ट कर लेते हैं, इसको साइकिल टाइम कहते हैं। साइकिल टाइम मतलब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाने में आपको कितना वक्त लग जाता है, साइकिल टाइम। सुनना, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हो, नंबर 1, टाइम पे डिलीवर करते हो, नंबर 2, आपका साइकिल टाइम कम है, यानी अगर मार्केट में कोई नई चीज आती है, डिमांड कोई नई चीज की मार्केट में आती है तो आप जल्दी अडॉप्ट कर सकते हो, या फिर अपना प्रोसेस भी आपका काफी एफिशिएंट है जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, नंबर 3, और आपका वेस्टेज काफी हद तक कम है। तो ये 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल एफिशिएंसी के। इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका यही मतलब है कि अगर आपको जमाने में कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कामयाब होना है और आपको इंटरनली कामयाब होना है तो आपको 4 चीजें करनी है। आपको प्रोडक्ट अच्छा बनाना है, वक्त पे डिलीवर करना है, ये 2 काम कर लोगे तो कस्टमर क्या हो जाएगा सर, सेटिस्फाइड हो जाएगा। ये देखो, अच्छा प्रोडक्ट बनाओगे और टाइम पे डिलीवर करोगे तो कस्टमर क्या हो गया जी, सेटिस्फाइड हो गया। कस्टमर सेटिस्फेक्शन यहाँ पे भी हमने बात की थी, बिल्कुल सर, यहाँ भी हमने बात की, यहाँ भी हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात की, बिल्कुल यहाँ भी हमने बात की। अगर तुम्हारा साइकिल टाइम कम है, यानी कोई नई चीज आती है तो जल्दी अडॉप्ट कर लेते हो, और जो प्रोडक्शन है वो वैसे भी काफी जल्दी कर लेते हो, वेस्टेज तुम्हारा कम से कम रहता है, तो क्या होगा, तुम्हारा माल रिजेक्ट नहीं होगा, सेल्स रिटर्न्स नहीं आएंगी, तुम इनोवेट करोगे, तुम्हारी लर्निंग अच्छी होगी, तुम्हारे प्रोसेसेस अच्छे होंगे। तो यही तो बातें हमने ऊपर 3 चीजों में की थी कि हमारे प्रोसेस अच्छे हो जाए, हमारी लर्निंग अच्छी हो, हम अडॉप्ट जल्दी करें, हम इनोवेटिव हो। तो यही बातें यहाँ पे इन दोनों साइकिल टाइम और वेस्टेज के अंदर है। जब आपका साइकिल टाइम और वेस्टेज कम होता है, आप जल्दी अडॉप्ट करते हैं और वेस्टेज कम से कम रखते हैं, आप प्रोडक्टिव हैं। प्रोडक्टिव मतलब आप चीजें जाया नहीं करते, वक्त को, रिसोर्सेस को, मशीनरी को, लेबर को, मटेरियल को आप जाया नहीं करते। आप कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं, बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। तो सर बैलेंस स्कोर कार्ड को ही हमने अल्फाज बदल के परफॉर्मेंस पिरामिड के अंदर बता दिया। हमने परफॉर्मेंस पिरामिड के अंदर कहा भाई 4 चीजें अच्छी करो, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी करो, डिलीवरी अच्छे तरीके से करो, साइकिल टाइम अपना कम से कम रखो, और वेस्टेज अपना कम से कम रखो। ये 4 चीजें कर लोगे तो तुम्हारे अंदर 3 क्वालिटीज पैदा हो जाएंगी, तुम्हारा कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तुमसे, तुम प्रोडक्टिव हो जाओगे, प्लस तुम्हारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, इनोवेट कर जाओगे, जमाने के साथ बदल जाओगे। अगर ये 3 क्वालिटीज तुम्हारे अंदर आ जाती हैं तो तुम मार्केट में भी, यानी कस्टमर भी तुम्हें वैल्यू देगा, और फाइनेंशियली तुम पैसा भी अच्छा बनाओगे, फाइनेंशियली तुम पैसा भी अच्छा बनाओगे। ये आपका बिजनेस स्ट्रैटेजी का लेवल, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स का लेवल, और ये डिपार्टमेंट्स का लेवल। परफॉर्मेंस पिरामिड कहता है कि एक्सेलेंस स्टार्ट्स फ्रॉम बॉटम, वो बॉटम अप जाता है। वो कहता है बॉटम पे अपने ऑपरेशंस को ठीक करो, बॉटम पे अपने ऑपरेशंस को ठीक करो। ऑपरेशंस को ठीक करने का मतलब ऑपरेशंस में 4 चीजें लाओ, अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करो, अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करो, साइकिल टाइम अपना कम से कम रखो, वेस्टेज अपनी कम से कम रखो। जब प्रोडक्ट अच्छा बनाओगे, डिलीवर टाइम पे करोगे, कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा। जब वेस्टेज कम से कम होगी, साइकिल टाइम कम होगी, तुम प्रोडक्टिव हो जाओगे। इन दोनों के दरमियान तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी अचीव हो जाएगी। जब कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, तुम्हारे मार्केट में नाम अच्छा होगा। जब तुम्हारे प्रोसेसेस अच्छे डिफाइंड होंगे, तुम्हारी लर्निंग अच्छी डिफाइंड होगी, तुम प्रोडक्टिव होगे, फ्लेक्सिबल होगे, तो तुम प्रॉफिट अच्छा बनाओगे। और इन दोनों चीजों को जब आप मिला लो तो ऑन द टॉप आपका कॉर्पोरेट विजन बनता है। यानी ये क्या हो गया सर, ये आपकी बॉटम्स अप अप्रोच हो गई, ये आपकी बॉटम्स अप अप्रोच हो गई। किसी भी बिजनेस को आप उठा के देख लो, किसी भी बिजनेस को, अगर उस बिजनेस का प्रोडक्ट अच्छा है, उसकी डिलीवरी टाइम पे हो रही है, उसका साइकिल टाइम कम है, वेस्टेजेस उसकी कम होती है, सामान रिटर्न वगैरह कम होता है, कस्टमर उससे सेटिस्फाइड होता है, ऑल इन ओवरऑल परस्पेक्टिव कस्टमर्स उस कंपनी से खुश होते हैं, वो कंपनी अच्छा कमा रही होती है, उसकी अच्छी मार्केट मौजूद होती है। तो यही सारी चीजें हमारे पास फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिरामिड के अंदर आती हैं, जो ये कहता है ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स आर सेट फ्रॉम द टॉप लेवल डाउन टू द ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशन से जितनी चीजें अच्छी होंगी
टॉप लेवल पे आप अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे, अपने मकसद को यहाँ पे अचीव कर पाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस टारगेट्स वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे जो है वो आ जाती है। तो चीजों को नीचे से ठीक करना शुरू करना है और प्लानिंग टॉप लेवल से करना शुरू करनी है। कॉर्पोरेट विजन से प्लानिंग करो और चीजें नीचे आके बिल्कुल ऑपरेशंस के लेवल पे चीजें ठीक कर दो। 4 चीजें अपने ऑपरेशंस में इंट्रोड्यूस करवा दो, आपकी कंपनी न सिर्फ मार्केट में मकबूल होगी बल्कि आप पैसे भी अच्छे कमाएंगे। तो यही बात अल्फाज बदल के परफॉर्मेंस पिरामिड के जो बातें हैं वही बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर भी हमने देखी। और इसका एक और तरीका हमने यहाँ पे बेंचमार्किंग देखा, और हमने यहाँ पे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स केपीआईज देखे कौन कौन से आते हैं। इसके साथ साथ हमने फाइनेंशियल रेशियोज वाला एरिया भी यहाँ पे रिवाइज की। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस और मेजरमेंट को थोड़े से टाइम के अंदर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश की है, लेकिन इसके सवालात आपने अप्लाई करने हैं। जितने सवालों में आप इसको अप्लाई करेंगे उतना आपकी सिचुएशनल बेसिस पे थिंकिंग बेहतर हो, क्योंकि आपके सामने एग्जाम में सिचुएशन आएगी। एग्जाम में वो नहीं पूछेगा व्हाट इज बैलेंस कार्ड, एग्जाम में वो नहीं पूछेगा डिफाइन परफॉर्मेंस पिरामिड। वो सवाल देगा, आपने अप्लाई करना हो, उसके सवालात करें। मेरी खुद की किताब के अंदर कई सारी केस स्टडीज मौजूद हैं, पोर्टल पे कोई मैंने 80-90 केस स्टडीज पूरे एसपीएम के तमाम चैप्टर्स में मिला के करवाई है। कुछ डेमो लेक्चर्स भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करें। कोई सवाल वगैरह पूछना है तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। इस तरह हमने थोड़े से टाइम के अंदर इस एरिया को थोड़ा सा टच बेस किया, समराइज करने की कोशिश की। अब इंशाल्लाह ताला इसके नेक्स्ट चैप्टर हम अगली वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।